लास्ट क्लास में हमने बात की थी सॉल्यूशन चैप्टर में। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। एक तो अपने बात सॉल्यूशन क्या होते हैं इनकी बात की थी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और फिर हमने बात की थी कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब अपने को देखो इस लेसन में और क्या क्या पढ़ना है। एक तो अपने को पढ़ना है सॉल्युबिलिटी के बारे में कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जब अपने पढ़ेंगे तो 3 टाइप्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे अपने। क्या क्या है सॉल्युबिलिटी कि सॉलिड इन गैस, दूसरा अपने पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड, और सेकंड क्योंकि सॉल्युबिलिटी किसी को सॉल्युबल करना है तो लिक्विड तो अपने को चाहिए ना। दूसरा अपने पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड, और थर्ड अपने पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड। तो ये तो अपने सॉल्युबिलिटी के अंदर पढ़ेंगे। पहले सॉल्युबिलिटी को समझेंगे और फिर सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है ना, फिर लिक्विड इन लिक्विड और थर्ड गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे ना तब यहां पे अपने एक लॉ पढ़ेंगे हेनरी। लिक्विड इन लिक्विड पढ़ेंगे तब यहां पे पढ़ेंगे राउल्स लॉ, और सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे तब यहां आपने पढ़ेंगे कोलिगेटिव। और एक्चुअली में ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ेंगे ना, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, पर्टिकुलर सब्सटेंस जो होगा ना उसका मोलर मास को फाइंड आउट करने का, मोलर मास को फाइंड आउट करने का एक तरीका होगा। मोलर मास को फाइंड आउट करने का एक ये वे होगा। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से अपने ये करेंगे। अब जब अपने ये प्रैक्टिकल वर्क जब ये अपने करेंगे इसके अंदर ये, तो अपने क्या देखेंगे कि कई बार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद में जब मोलर मास निकाला जाता है किसी सब्सटेंस का, तो ये करेक्ट नहीं आता है। जैसे मैंने कहा करेक्ट मोलर मास था 60 ग्राम, ठीक है, तो मैंने कहा मोलर मास आया 120 ग्राम, या मैंने कहा कि वो आया 30 ग्राम। आना चाहिए था 60 ग्राम, लेकिन आया उससे या तो कम आया या उससे ज्यादा आया, है ना। तो ऐसी कंडीशन में ये जो कम ज्यादा मोलर मास आया है ना, इस मोलर मास को नाम दिया गया एब्नॉर्मल मोलर मास, एब्नॉर्मल मोलर मास। और ये जो एब्नॉर्मल मोलर मास है, ये जो कंसेप्ट है ये दिया गया था वॉन्टोफ के द्वारा, वॉन्टोफ, ठीक है। और वॉन्टोफ ने एक फैक्टर दिया जिसका नाम है वॉन्टोफ फैक्टर, और इसने जो वॉन्टोफ फैक्टर एक्सप्लेन किया ना, इस वॉन्टोफ फैक्टर को अपने इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऐड कर देंगे, ठीक है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऐड करेंगे और उसके बाद में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो टेक्निक है, जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है, उसको जब अपने अप्लाई करते हैं थ्योरेटिकली, ठीक है ना, तो थ्योरेटिकली जब अपने इसको अप्लाई करते हैं वॉन्टोफ फैक्टर को इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो इक्वेशन है, तो अपने क्या देखते हैं कि ये एब्नॉर्मल मोलर मास वाली जो कंडीशन रेयरली आती है ये भी खत्म हो जाती है। और इसी के साथ ये लेसन एंड क्लियर होगी बात। ये इस लेसन में देखो अभी तक अपने को पढ़ना क्या है, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी समझेंगे, फिर 3 टाइप्स की सॉल्युबिलिटी का अपने जिक्र करेंगे, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में हेनरी लॉ पढ़ेंगे, लिक्विड इन लिक्विड में राउल्स लॉ, और सॉलिड इन लिक्विड में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं, अपने पढ़ रहे हैं कि किसी सब्सटेंस का मोलर मास प्रैक्टिकली काउंट कैसे करते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकली काउंट कैसे करते हैं, तो जब अपने काउंट करते हैं तो उस प्रैक्टिकल से ही जो थ्योरेटिकल रिलेशन हमारे पास आते हैं, उन थ्योरेटिकल रिलेशन से अपने क्या लेते हैं कि भाई कई बार तो अपने पास जो मोलर मास आया वो करेक्ट आया, ठीक है। 4-5 टेक्निक है, जैसे मैंने कहा 4-5 टेक्निक से मोलर मास मैंने काउंट किया, 4 टेक्निक से सेम आ रहा है, लेकिन इस टेक्निक से मोलर मास अलग आया, इसका अर्थ नॉर्मल हो गया। इसका अर्थ ये मेथड क्या हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो टेक्निक मेथड है ये फेल हो गया। तो ये फेल क्यों हुआ, इसको वॉन्टोफ ने एक्सप्लेन किया। इसने कहा कि जहां पे भी गलत आ रहा है उसको आप एब्नॉर्मल मोलर मास कह दो, और इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा, उन्होंने एक फैक्टर दे दिया वॉन्टोफ फैक्टर, और बोले मेरे वॉन्टोफ फैक्टर को इस कोलिगेटिव
करनी। क्लियर की बात है। तो अब अपने बात करते हैं सबसे पहले सोल्यूबिलिटी क्या। चलो तो सोल्यूबिलिटी क्या है। सोल्यूबिलिटी देखो, सोल्यूबिलिटी क्या होती है। मान लो मैंने ये कहा ये H2 है और इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं NaCl ऐड, ठीक है। और मैं इसको ऐड कर रहा हूं एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैंने जो H2O लिया वो मैंने मान लो मैंने कहा कि 500 ml, ठीक है। और इस 500 ml में जो NaCl डिजोल्व हो सकता था, मैक्सिमम जो NaCl डिजोल्व हो सकता था, मैंने ये कहा 10 ग्राम ये मैक्सिमम डिजोल्व हो सकता है, ठीक है। कितना 500 ml H2O के अंदर ये अज्यूम कर लो, ऐसा मान लो कि at 25 डिग्री सेल्सियस in 500 ml solution the maximum amount of NaCl dissolved in water is 10 ग्राम, ठीक है। तो ये 10 ग्राम क्या है, ये 10 ग्राम है, ये इस NaCl की सॉल्युबिलिटी है, ये सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब मान लो यदि मैं ये कहता कि यदि मैं यहाँ पे एक मान लो 12 ग्राम इसमें मिलाया जाता तो क्या होता। तो देखो क्या होता, यदि आप इसमें 12 ग्राम मिला रहे हो तो ये कह रहा है मैक्सिमम डिसॉल्व कितना हो सकता है 10 ग्राम, लेकिन आपने 12 ग्राम मिलाया, 12 ग्राम आपने मिलाया, डिसॉल्व 10 ग्राम हो सकता है। तो जब आप 12 ग्राम मिलाओगे ना, 12 ग्राम इसमें मिलाओगे तो क्या होगा, जब तक आप इसकी सेटिंग करते रहोगे किसी चम्मच से, स्पैचुला से, तो ये 12 ग्राम जो होगा 12 ग्राम होगा, इसमें डिसॉल्व रहेगा। आपको नमक का, सॉल्ट का एक भी पार्टिकल दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आपने स्पैचुला से ये सेटिंग करना बंद कर दिया, ठीक है ना, इसको आप भूलोगे नहीं, तो क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा 2 ग्राम है ना, एक्स्ट्रा जो 2 ग्राम है, ये आपको इस कंटेनर के ये जो पहला है इसका जो बॉटम पॉइंट है, बॉटम सरफेस है, ये एक्स्ट्रा 2 ग्राम आपको इसकी बॉटम सरफेस पे आपको दिखाई देगा। एक्चुअली क्यों दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि जैसे ही आपने सेटिंग रोकी ना, जैसे ही सेटिंग को आपने स्टॉप किया तो इसमें क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो गया। और ये क्रिस्टलाइजेशन 2 ग्राम तक हुआ क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट 2 ग्राम था, ठीक है। इसकी सोल्युबिलिटी 10 ग्राम थी, 10 ग्राम तो डिसॉल्व रहेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा होगा उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा और ये क्रिस्टलाइजेशन होकर ये आपको क्रिस्टल दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, अब यदि मान लो आपने इससे कम मिला दिया 7 ग्राम, तो क्या होगा, तो जब 7 ग्राम मिलाओगे तो होगा क्या, आपको कोई भी पार्टिकल दिखाई नहीं देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें क्रिस्टलाइजेशन इफेक्टिव है, ऐसा नहीं। अब देखो यहाँ पे हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दिया और क्या बना लिया, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन आप ऐसे बनाओ कि आप सॉल्यूट को उसकी सॉल्युबिलिटी के इक्वल सॉल्वेंट में मिला रहे हो, देन अपने ये जो सॉल्यूशन बनता है ना, जिसमें ये सॉल्युबिलिटी के इक्वल मिला होता है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन इन विच solute dissolve in solvent equal to their solubility called saturated solution। क्या कह सकते हैं, solution in which solute dissolve in solvent equal
solvent, solution in which solid dissolving solvent equal to their solubility called saturated solution। अब बात आई कि यदि ये कम या ज्यादा घुला हो, जैसे 12 ग्राम घुला है, 7 ग्राम घुला है, तो क्या करोगे? तो ध्यान रखो, ऐसी कंडीशन में जब वो सॉल्युबिलिटी के इक्वल घुला तय हो तो अपने इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं अपने? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? अच्छा, अब क्या लिखे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in solvent, the maximum amount of solute dissolve in solvent to obtaining saturated solution called solubility। अच्छा, आप ऐसे भी लिख सकते हो solubility, the amount of at constant temperature, या यूं कह दो in saturated solution the amount of solute dissolve in solvent called solubility of that solute। ठीक है, टू टाइप से आप डेफिनेशन लिख सकते हो। एक तो ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ solute dissolve in solvent, the maximum amount of solute dissolve in solvent called solubility of that solute। ठीक है ना? तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी। अच्छा, इसकी आप डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, इसकी एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन the amount of solute dissolve in solvent called solubility। In saturated solution the amount of solute dissolved in solvent called solubility of that। क्लियर? तो ये आपको ध्यान है। तो ये तो बात होगी सॉल्युबिलिटी की। क्या की जाए एक बार फिर से सुनो, सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम कितना अमाउंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्वेंट में किसी सब्सटेंस का डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है ना? उसी को अपने बोलते हैं सॉल्यूट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों एट कांस्टेंट टेम्परेचर? ये नॉर्मल सी बात है। मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 35 कर दिया, तो क्या होगा? जो 25 डिग्री सेल्सियस में 500 ml में 10 ग्राम डिसॉल्व हो रहा था ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से अपने को पता है नमक जो होगा तो साल्ट होगा और ज्यादा सोल्यूबल होगा, और भी ज्यादा सोल्यूबल होगा, है ना? जैसे क्योंकि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है ना, तो और भी ज्यादा
एट 35 डिग्री सेल्सियस इसकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी 12 ग्राम हो, और बढ़ाओगे तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो ये क्या है सोलिबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट अमाउंट होती है, ठीक है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट अमाउंट होती है। टेम्परेचर चेंज कर दो तो सोलिबिलिटी भी चेंज हो जाए। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब अपने बात करते हैं इसी के साथ में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के हमने समझ लिए क्या होते हैं। अब हमने क्या कहा था सोल्यूबिलिटी अपने पढ़ेंगे 3 टाइप्स, कौन कौन सी। पहला हम पढ़ते हैं गैस इन लिक्विड, सेकंड अपने पढ़ेंगे लिक्विड इन, और थर्ड जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉलिड इन गैस इन लिक्विड। देखो क्या है, कोई गैस है लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी को कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अपने लिखेंगे फैक्टर ऑफ solubility of gas in factor affecting of solubility of gas in liquid। तो कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करेंगे। मान लो ये गैस है और ये मैंने ये कहा ये गैस है, ये गैस किसी लिक्विड में डिजोल्व हो रही है, ठीक है। ये गैस जो है ये किसी लिक्विड में डिजोल्व हो रही है, ये लिक्विड है और ये गैस। अब इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी, है ना। तो देखो गैस जो है ये लिक्विड में ये जो डिजोल्व हो रही है तो अपने को पता है गैस प्रेशर लगाएगी तो ये डिजोल्व हो सकती है, और प्रेशर लगाने के लिए क्या जरूरी है क्लोज कंटेनर होना, ठीक है। तो पहला तो अपने क्या बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट, कौन है या गैस, एंड सॉल्वेंट, कौन है लिक्विड। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों की नेचर पे डिपेंड करता है कि नेचर क्या है। और हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि नेचर पोलर है या नॉन पोलर, और साफ साफ पढ़ के आए हैं पोलर वाले पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं इन जनरली, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है पोलर solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent in general way only। always ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं फिर से सुनो, पोलर वाला हमेशा पोलर में डिसॉल्व होगा ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ नॉर्मली ऐसा होता है, हम पढ़ते नहीं है लाइक डिसॉल्व लाइक, बहुत बार पढ़ा है, पर मैं कह रहा हूं ऐसा हमेशा होगा कोई जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होगा पोलर वाला पोलर में भी डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसके लिए अपने यहां पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड के, ठीक है, जिसमें अपने राउल्स लॉ पढ़ेंगे। राउल्स लॉ में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी 2 टाइप के डेविएशन पढ़ेंगे, है ना। तो वहां पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि पोलर वाले यदि पोलर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ तो सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या कहा हमने यहाँ कि दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो डिसॉल्व होंगे अदरवाइज इन जनरल। सेकंड फैक्टर अपने करते हैं टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट
अब टेम्परेचर का इफेक्ट तो सब जानते हैं, ये मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, यदि मैं कहता हूं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो गैस लिक्विड से फ्री होने लग जाएगी, मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लग जाएगी। साफ साफ लिख सकते हैं, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। क्लियर। थर्ड बात करते हैं हमने प्रेशर इफेक्ट, और ये जो प्रेशर इफेक्ट है यही मोस्ट है जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे हेनरी लॉ। प्रेशर इफेक्ट है ये इम्पोर्टेंट। क्या कहता है प्रेशर, गैस से जो होती है प्रेशर लगाती है, तो इसका प्रेशर इफेक्ट क्या है। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, हमें पता है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ना। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। क्या कह रहा हूं, प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या कह रहा है, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। यहां हेनरी लॉ क्या कह रहा है, हेनरी लॉ इसके केस में हेनरी लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर applied by gas on the surface of liquid is directly proportional to the सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हो और आप मोल फ्रैक्शन भी कह सकते हो, क्योंकि यहां पे सॉल्युबिलिटी का मीनिंग मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्लियर है। क्या कह रहा है, टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहेगा ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो गैस का कितना अमाउंट इसमें डिसॉल्व होगा, एक तो ये, दूसरा कि गैस उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर कितना प्रेशर इसकी सरफेस पे लगाएगी। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या कह रहा हूं, गैस का कितना अमाउंट तो इसमें डिसॉल्व होगा और ये गैस इसकी सरफेस पे कितना प्रेशर लगाएगी, ये दोनों बातें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब Pg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ Xg, और मोल फ्रैक्शन को अपने x से लिखते हैं, तो गैस का है तो इसको Xg लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, इसको बोलते हैं Kh और ये आ गया Hg, इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। बस ये हेनरी लॉ आपको ध्यान रखना है। तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ता ही है, नो डाउट। प्रेशर ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, प्रेशर कम होगा सॉल्युबिलिटी कम होगी, है ना। तो अपने यहां पे लिख सकते हैं, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। और इसमें ये हेनरी लॉ आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा यहां देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो हेनरी कांस्टेंट आया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा हूं मैं, किसी गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या कह रहा हूं, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट of any gas at constant temperature
इज कांस्टेंट, यूनिक वैल्यू रहेगी। टेम्परेचर चेंज करोगे तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी किसी गैस के लिए। हाँ, अलग अलग गैसों के लिए एक ही टेम्परेचर पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना ये अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये हेनरी कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ से आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं इसी इक्वेशन को देखो ऐसे लिख सकता हूँ Pg/xg, है ना। और ये xg क्या है, मोल फ्रैक्शन है। और मोल फ्रैक्शन क्या है, सॉल्युबिलिटी है ना। तो बराबर क्या आ गया, px। इसका मीनिंग क्या है, यदि गैस का मैं ये कहता हूं कि हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है तो जब ये बढ़ेगा तो xg घटेगा। और xg को क्या कह रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन को सॉल्युबिलिटी कह रहे हैं। मतलब जो सॉल्युबिलिटी होगी ना गैस की, जो सॉल्युबिलिटी होगी ना गैस की, मोल फ्रैक्शन होगा वो घटेगा, है ना। और जो सॉल्युबिलिटी घटती है तो इसका रिलेशन हमने टेम्परेचर से किया हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। क्यों कह रहा हूं मैं, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन है एक्वस स्पीशीज जो होती है, जलीय स्पीशीज जो होती है जैसे सिप वगैरह है, एक्वस स्पीशीज, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। कोल्ड वाटर में वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं इन कंपेयर टू हॉट वाटर। व्हाई? क्वेश्चन क्या है, एक्वा स्पीशीज फील मोर कंफर्टेबल इन कूल वाटर कंपेयर टू हॉट वाटर। व्हाई? तो ठंडे जल में, वो कोल्ड वाटर में वो कंफर्टेबल फील करती है। इसका रीजन क्या है, मुझे एक बात बताओ, ठंडे जल में कोल्ड वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, कम। और जब टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, तो देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अच्छा, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर क्या था, कम। अब जब मैं टेम्परेचर डिक्रीज हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, इसका क्या, कोल्ड वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, किसकी, ऑक्सीजन की। और रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या चाहिए, ऑक्सीजन, है ना। तो क्या लिखो इसमें, कोल्ड वाटर के अंदर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, है ना। सो दे फील कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। क्लियर है, ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है ठंडे जल में क्या रहती है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहती है, इसीलिए कारण वो मोर कंफर्टेबल फील। नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे solubility of liquid in liquid and solubility of solid in liquid। और इसके साथ ही सभी बच्चों से एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे फर्स्ट लेसन के और इस लेसन के जो नोट्स बना रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं, उनके पास में नोट्स अवेलेबल है ऑलरेडी, आप वही नोट्स जो हैं बना लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि सारा काम, अब जैसे एक तो अपने आमने सामने हो तो अपने क्या सारा मैटर लिखवा सकते हैं, है ना। लिखाने का अपने पास टाइम भी होता है, 2-2 पीरियड आते हैं 40-40 मिनट के, तो अपने इजीली अपने लिखा सकते हैं और भी ज़्यादा अपने समझा सकते हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत उसी समय क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो क्लासेस चल रही है जैसे यूट्यूब क्लासेस है, तो इसमें प्रॉब्लम तो रहती है, बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ जितना आपसे बेस्ट हो सके उतना बेस्ट आप करो। और पोजीशन का अभी तक कुछ कह नहीं सकते हैं, कोरोना चल रहा है तो उस हिसाब से कब तक रहेगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऑल द बेस्ट काम के लिए। फिर कह रहा हूँ लास्ट टाइम के जो बच्चे हैं उन्हीं से नोट्स लेके वहीं से काम करो, ज़्यादा बेटर है।